एक लोन ऐप जो कसाई खाना बन जाए, सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे आज हम समझने वाले हैं। एक बहुत बड़ा डिजिटल क्राइम सिंडिकेट हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा है और आज हम जानेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। जानते हैं, इस पूरे खेल की शुरुआत होती है बस एक सिंपल से टेक्स्ट मैसेज से। लेकिन ये मैसेज किसी की जिंदगी को डर और बेबसी के ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। यही वो हथियार है जिसका इस्तेमाल ये डिजिटल शिकारी करते हैं। 34 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन शिकारी लोन ऐप्स की गिनती है जिन्हें एक 31 साल की हाउसवाइफ ने अपनी जान देने से ठीक पहले डाउनलोड किया था। ये दिखाता है कि ये जाल कितना गहरा और कितना जानलेवा है। तो ये सिर्फ किसी एक इंसान की दुख भरी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल बन चुका है। बात कुछ हजार रुपयों की नहीं है, बल्कि देश पर एक सोची समझी साजिश के तहत किए गए हमले की है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये वो रकम है जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिर्फ एक साल में इन अपराधियों से जब्त की है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये समस्या कम होने के बजाय और तेजी से बढ़ रही है। ईडी की जब्ती में 141% का उछाल आया है। मतलब ये सिंडिकेट दबाव में टूट नहीं रहा, बल्कि और तेजी से फैल रहा है। अधिकारी इसे हाइड्रा इफेक्ट कहते हैं। जैसे पुरानी कहानियों में हाइड्रा का एक सिर काटने पर 2 नए सिर उग आते थे, बिल्कुल वैसे ही जब भी एजेंसियां इनके एक मॉड्यूल को बंद करती हैं तो 2 नए और ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा शातिर मॉड्यूल खड़े हो जाते हैं। तो ये साफ है कि हम यहाँ कुछ छोटी मोटी फ्रॉड ऐप से नहीं लड़ रहे हैं। जांच एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड चीनी नियंत्रित फिनटेक फ्रंट की ओर इशारा करती है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली नकली फाइनेंस कंपनियों का एक पूरा का पूरा बेड़ा, जिसे सिर्फ भारतीय नागरिकों को लूटने के लिए बनाया गया है। और इस बेड़े का साइज अंदाजा लगाइए, 665 अलग अलग चीनी कंपनियां हैं जिनकी जांच कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कर रहा है, क्योंकि ये इन गैर कानूनी लोन ऐप से जुड़ी हुई हैं। ये एक इंडस्ट्रियल स्केल पर चल रहा ऑपरेशन है। तो ये इंटरनेशनल सिंडिकेट आखिर काम कैसे करता है? चलिए इनकी पूरी प्रक्रिया को, इनके पूरे किल चेन को समझते हैं। इनका ऑपरेशन एक सीधे साधे 4 स्टेप के मॉडल पर चलता है। पहले भारत में फर्जी कंपनियां बनाओ, फिर पैसों के लेन देन के लिए म्यूल्स की भर्ती करो, फिर बॉर्डर पार से कॉल सेंटर चलाओ और आखिर में लूटे हुए सारे पैसे को क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेज दो ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। अब सवाल उठता है कि ये म्यूल्स कौन हैं? ये इस क्राइम के वो पैदल सैनिक हैं जो अक्सर सबसे कमजोर तबके से आते हैं। उन्हें जल्दी पैसा कमाने का लालच देकर फंसाया जाता है और फिर उनसे उनकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी, बैंक अकाउंट, एटीएम, सिम कार्ड सब कुछ खरीद लिया जाता है। और इनका बिजनेस मॉडल देखिए। ये सिंडिकेट एक म्यूल किट यानी एक बैंक अकाउंट और सिम को सिर्फ 2,000 रुपए में खरीदकर आगे 20,000 रुपए तक में बेचता है। ये साफ तौर पर इंसानी मजबूरी का सौदा है। ये मामला दिखाता है कि ये नेटवर्क कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। सोचिए, एक चाय बेचने वाला इस ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट में करोड़ों का लेन देन करने वाला एक नोड बन गया। इससे पता चलता है कि अपराधी कोई सुपर हैकर नहीं, बल्कि हमारे बीच के ही लोग हैं। जैसे जैसे कानून का शिकंजा कसता गया, इन सिंडिकेट्स ने अपनी रणनीति बदल दी। इनके कॉल सेंटर अब बेंगलुरु या गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों से निकलकर भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे छोटे छोटे कस्बों में चले गए हैं। बिहार का रक्सौल शहर अब इनका एक बड़ा अड्डा बन गया है। ये खुली सीमा उन्हें कानूनी दांव-पेच से बचने, बिना ट्रेस हुए कॉल करने और अपने लोगों को देश के अंदर बाहर लाने ले जाने में मदद करती है। सिंडिकेट का मिडिल मैनेजमेंट यहीं से ऑपरेट करता है। और ये सब मुमकिन हो पाता है एक खास टेक्नोलॉजी की वजह से, सिम बॉक्स। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सैकड़ों भारतीय सिम कार्ड लगे होते हैं। जब चीन या किसी और देश से कॉल की जाती है तो ये डिवाइस उसे एक इंडियन नंबर से रूट कर देता है। सामने वाले की स्क्रीन पर +91 वाला नंबर चमकता है और उन्हें लगता है कि कॉल भारत से ही आ रही है। इस सारी टेक्नोलॉजी और पैसों के खेल के पीछे हैं टूटी हुई जिंदगियां। चलिए अब इस अपराध के उस मानवीय पहलू को देखते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वसूली का ये चक्र कभी ना खत्म होने के लिए बनाया गया है। विक्टिम चाहे कितना भी पैसा चुका दे, धमकियां और ब्लैकमेलिंग तब तक बंद नहीं होती जब तक कि वो पूरी तरह से टूट ना जाए। ये कहानी एक 24 साल की महिला की है जो लोन शार्क से बचने के लिए घने जंगल में कूद गई।
18 घंटे के एक लंबे और मुश्किल सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने उसे जिंदा बचा लिया। ये उन कुछ खुशकिस्मत मामलों में से एक है जहां किसी की जान बच सकी। यह सिंडिकेट का सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं बल्कि दिमागी आतंक है। वे समाज में बदनामी के डर का इस्तेमाल करते हैं और विक्टिम को उनकी फोटो से छेड़छाड़ करके बनाई गई नग्न तस्वीरों से डराते धमकाते हैं। और ये मामला ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक पक्का सबूत है। केरल में हुई एक आत्महत्या की जांच में पता चला कि धमकी भरे कॉल और मैसेज पाकिस्तान और श्रीलंका में रजिस्टर्ड सिम कार्ड से आ रहे थे। ये सीधे तौर पर साबित करता है कि इन त्रासदियों के पीछे विदेशी हाथ है। सरकार जवाबी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये एक चूहे बिल्ली का खेल बन गया है जिसमें सिंडिकेट हमेशा एक कदम आगे ही रहता है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 87 सबसे खतरनाक और गैरकानूनी लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। ये एक सीधी और जरूरी कार्रवाई थी। लेकिन सिंडिकेट ने तुरंत इसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने ऑफिशियल ऐप स्टोर को ही छोड़ दिया और अब सीधे एसएमएस या टेलीग्राम के जरिए एक डाउनलोड लिंक यानी एपीके भेजते हैं। इससे ऐप बिना गूगल प्ले स्टोर के सीधे फोन में इंस्टॉल हो जाती है और सरकारी बैन बेकार हो जाता है। ये लड़ाई का एक पैटर्न सा बन गया है। सरकार ने आरबीआई की व्हाइट लिस्ट बनाई तो सिंडिकेट ने एपीके के जरिए ऐप्स देना शुरू कर दिया। गूगल ने ऐप्स बैन की तो सिंडिकेट ने प्ले स्टोर का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। हर बचाव के जवाब में अपराधी एक नया हमला करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। लोन ऐप तो बस शुरुआत थी। सिंडिकेट ने अपनी रणनीति को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया है, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है। इसमें अपराधी खुद को पुलिस बताकर आपको वीडियो कॉल करते हैं, अक्सर एक नकली पुलिस स्टेशन के सेट से, और आप पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हैं। ये एक हाई प्रेशर स्कैम है जिसे डर के जरिए किसी भी इंसान की सोचने समझने की शक्ति को बंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे आपको इतना डरा देते हैं कि आप घबराहट में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस घोटाले में होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है। दिल्ली में एक सीनियर सिटीजन ने एक ही डिजिटल अरेस्ट घोटाले में 96 लाख रुपए खो दिए। ये दिखाता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए। आपके फोन की घंटी बजती है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, पुलिस बोल रहे हैं, आप गिरफ्तार हो चुके हैं। आप क्या करेंगे? ये सवाल इस बढ़ते हुए खतरे को एकदम पर्सनल बना देता है। तो याद रखिए, कर्ज का ये जाल सिर्फ डिजिटल नहीं है। ये एक कसाई खाना है जो एक धूल भरे सीमावर्ती कस्बे से चलाया जा रहा है, और इसका दरवाज़ा हम सबके फ़ोन में है।